साइनो इंडिया वॉर। दोस्तों, आज की कहानी एशिया के दो सबसे पावरफुल देश यानी इंडिया और चाइना के बीच हुए एकमात्र युद्ध के नाम। इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1950s में एस्टैब्लिश हुए और इसके बाद से लगातार इन रिलेशंस में उतार चढ़ाव चलता रहा। 1969 में हुआ साइनो इंडियन वॉर दोनों देशों के बीच जन्मी खटास की वो जड़ है जो आज तक इन दोनों देशों की फॉरेन पॉलिसीज को निर्धारित करता है। ये बात आज विश्व विख्यात है कि इंडिया ने कभी किसी भी नेशन पर वॉर की पहल नहीं की है, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने हमेशा ही अपने राइट्स, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी है। साइनो इंडियन वॉर भी ऐसी ही एक लड़ाई की दास्तान है। इसलिए आज की इस कहानी में हम 1962 में हुए साइनो इंडियन वॉर के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस कहानी में हम देखेंगे कि आखिर ये वॉर क्यों हुआ और क्या थे इसके आउटकम्स। साइनो इंडिया वॉर 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 के बीच लड़ा गया। वॉर का मेन कारण था बाउंड्री डिस्प्यूट्स। दरअसल चाइना इंडिया के दो रीजन्स पर अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर रहा था। ये दो रीजन्स थे अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश। अक्साई चिन टिबेटन प्लेटो का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। हाई माउंटेन्स का यह हिस्सा लद्दाख का पार्ट है और इंडिया ने कड़े शब्दों में चाइना के सामने इस बात को साफ किया कि ये हमारी टेरिटरी का इंटीग्रल हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना इस रीजन को शिनजियांग का पार्ट मानता था। इस रीजन में चाइना ने तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने के लिए 1956-57 में एक रोड का कंस्ट्रक्शन भी किया और ये कंस्ट्रक्शन कॉन्फ्लिक्ट का एक ट्रिगरिंग पॉइंट बना। दोस्तों, बाउंड्री को लेकर चल रहा ये डिसएग्रीमेंट कोई नई बात नहीं थी। इसके रूट्स मिड 19th सेंचुरी में हैं, जब इंडिया के ब्रिटिश राज और चाइना की चिंग डायनेस्टी ने आपस में बाउंड्रीज को कभी फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक इमेजिनरी ट्रेडिशनल बाउंड्री को माना जिसका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। 1846 तक सिर्फ काराकोरम पास और पैंगोंग लेक के सेक्शंस में बाउंड्री को डिफाइन किया गया था, बाकी रीजन्स में नहीं। खैर 1865 में ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया ने जॉनसन लाइन को बाउंड्री माना। इस सर्वे में अक्साई चीन के 1/3 पार्ट को कश्मीर का हिस्सा बताया गया। चाइनीज अथॉरिटीज का दावा है कि ब्रिटेन ने इस बाउंड्री को डिफाइन करने से पहले चाइनीज ऑफिशियल से कंसल्ट नहीं किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय शिनजियांग रीजन चाइना के कंट्रोल में नहीं था, इसलिए ब्रिटिश इंडिया द्वारा चाइना को कंसल्ट न करना एक हद तक लॉजिकल भी था। लेकिन चीजें तब बदली जब जल्द ही यानी 1878 में चाइना ने फिर से शिनजियांग को कैप्चर कर लिया। अब चाइना ने ग्रेजुअली इस रीजन में फॉरवर्ड पुश करना शुरू किया और 1892 में काराकोरम पास में बाउंड्री को सेट कर दिया, यानी अब उन्होंने अक्साई चिन को शिनजियांग का पार्ट बना दिया। इसके बाद 1899 में ब्रिटिशर्स ने एक बार फिर से एक नए बॉर्डर का प्रपोजल दिया जिसका नाम था मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन। ये बाउंड्री काराकोरम माउंटेन से होकर गुजरती थी, जिसके तहत अक्साई चिन का एक बड़ा पार्ट इंडिया के हिस्से में आया। लेकिन जब ये प्रपोजल चाइना को भेजा गया तो उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया और कुछ समय के लिए इस लाइन को सेटल्ड मान लिया गया। दोस्तों, ब्रिटेन और चाइना अलग अलग लाइंस को बाउंड्री मानती रहीं और दोनों ही इस रीजन के लिए खास कंसर्न नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रीजन एक कोल्ड डेजर्ट था जहां सेटलमेंट्स काफी कम थे और इसे सिर्फ एक सीजनल ट्रेडिंग प्लेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद एक इवेंट्स होते रहे। चाइना के लिए इंपॉर्टेंट इशू था 1911 में चिंग डायनेस्टी का डाउनफॉल, जिसके बाद वहां सिविल वॉर शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन जल्द ही वर्ल्ड वॉर 1 में एंगेज होने वाला था। इस बीच एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ 1914 में, जब ब्रिटेन और तिब्बत के बीच शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन ने बिना चाइना को शामिल किए तिब्बत के साथ बायलैटरल तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने की कोशिश की। ध्यान रहे दोस्तों कि इस समय तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं हुआ करता था और इसलिए चाइना को इन्वॉल्व न करना फिर से लॉजिकल साउंड करता है। खैर, इस एग्रीमेंट के बाद बनाई गई बाउंड्री को मैकमोहन लाइन बोला गया। चाइना ने इस लाइन को रिजेक्ट किया क्योंकि उनका कहना था कि तिब्बतन गवर्नमेंट एक सॉवरेन गवर्नमेंट नहीं थी और इसीलिए उनको ये ट्रीटी करने का अधिकार ही नहीं था। समय बीतता गया और 1947 में इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली, लेकिन अक्साई चीन का इश्यू अभी भी अनरिजॉल्व्ड ही बना हुआ था और इसी के चलते 1962 में वॉर की नौबत आ गई। 1949 में चाइना में सिविल वॉर का अंत हुआ और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फॉर्मेशन हुआ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने नई चाइनीज गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश करना चाहते थे। इसके बाद 1950 में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ।
इस साल चाइना ने तिब्बत का इन्वेजन किया और उसको एनेक्स कर लिया। इंडिया चाइना के इस इन्वेजन से खुश नहीं था और इसके प्रोटेस्ट में इंडिया ने तिब्बत इशू पर नेगोशिएशंस करने के लिए लेटर भी भेजे। जल्द ही चाइना ने अक्साई चिन के पास भी अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया। इंडिया ने चाइना के साथ वॉर के बारे में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हमारी पॉलिसी अभी भी फ्रेंडली रिलेशंस की ही थी। 1954 में चाइना और इंडिया ने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस या पंचशील की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था, जिसके तहत इंडिया ने तिब्बत में चाइना के रूल को एक्सेप्ट किया। यही वो समय था जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू चीनी भाई भाई का स्लोगन दिया। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही यानी 1956 में शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए चाइना ने अक्साई चीन रीजन से होते हुए रोड्स का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। खैर, दोनों कंट्रीज के बीच सुधरते रिश्तों को एक बड़ा झटका 1955 में लगा, जब तिब्बत के स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर दलाई लामा को एक और चाइनीज इन्वेजन से बचाने के लिए तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा और इंडियन पीएम नेहरू ने उन्हें इंडिया में सेफ अकोमोडेशन दिया। इंडिया के द्वारा दलाई लामा को दिया गया ये ट्रीटमेंट चाइनीज लीडर माओ जेडोंग को पसंद नहीं आया और वो इंडिया को तिब्बत में एक थ्रेट के रूप में देखने लगे। कहते हैं कि ये इंसिडेंट वॉर के इमीडिएट फ्लैश पॉइंट्स में से एक था। फिर सितंबर 1959 में चाइना ने एक मैप रिलीज किया, जिसमें इंडिया का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा और अक्साई चीन दोनों को चाइनीज टेरिटरी की तरह दर्शाया गया। पीएम नेहरू ने चाइना की इस हरकत की कड़े शब्दों में आलोचना की और एक बार फिर साफ किया कि ये दोनों ही टेरिटरीज इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हैं और चाइना का इन पर कोई भी क्लेम लीगल नहीं कहा जा सकता। नेहरू की ये स्ट्रिक्ट पोजीशन चाइना को एक थ्रेट की तरह दिखाई देने लगी। इंडिया लगातार चाइना को अक्साई चिन से विड्रॉ करने के लिए कहता रहा और इसी के चलते दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिगड़ते चले गए। 1960 में नेहरू और चाइनीज लीडर जियाओ एनलाई के बीच मीटिंग्स हुई, जो कि डिस्प्यूट खत्म करने में नाकाम साबित हुई। इसी तरह लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स और मिलिट्री एक्शंस चलते रहे और फाइनली 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने बिना किसी वार्निंग के इंडिया पर अटैक कर दिया और यहां से वॉर की शुरुआत हुई। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने इंडिया पर 2 फ्रंट से अटैक किया। पहला अटैक अक्साई चिन के चिपचाप वैली में हुआ, जिसे हम वेस्टर्न थिएटर बोल सकते हैं, और दूसरा अटैक अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से किया गया। ये था ईस्टर्न थिएटर। आपको बता दें कि ईस्टर्न थिएटर मैकमोहन लाइन के अक्रॉस था। इसके अलावा कुछ इंसिडेंट्स सिक्किम के नाथुला पास में भी हुए। उस समय सिक्किम इंडिया का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, यानी एक इंडिपेंडेंट किंगडम था जिसको इंडिया से प्रोटेक्शन मिला था। इंडिया चाइना के अटैक को एंटिसिपेट करने में असफल रहा, जिसके चलते इंडियन आर्मी वॉर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। इसलिए लगभग 20,000 इंडियन सोल्जर्स ने 80,000 चाइनीज सोल्जर्स का सामना किया। दोस्तों, चाइनीज फोर्सेस ने दोनों ही फ्रंट्स में इंडियन ट्रूप्स को पुश कर दिया था। वेस्टर्न थिएटर में चाइना ने रेजांगला को कैप्चर कर लिया, जो कि चुशुल वैली में था। ये पास ईस्टर्न लद्दाख की इंडियन टेरिटरी में एलएसी पर लोकेटेड है। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी से इंडियन ट्रूप्स ने विथड्रॉ कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न थिएटर में चाइना ने तवांग को कैप्चर कर लिया। 24 अक्टूबर तक पीएलए इंडियन टेरिटरी में लगभग 16 किलोमीटर अंदर घुस चुकी थी। इसके बाद वॉर कुछ दिन तक रुका, क्योंकि चाइनीज लीडर जाओ ने नेहरू से नेगोशिएशंस करना शुरू किया। जाओ ने नेहरू को एक लेटर लिखा जिसमें 4 डिमांड्स रखी गई, जो कि इस प्रकार थी। पहला, बाउंड्री का फिर से सेटलमेंट हो। दूसरा, दोनों साइड्स डिसएंगेज हों और एलएसी से 20 किलोमीटर तक विथड्रॉ करें। तीसरा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में चाइना विथड्रॉ करने के लिए तैयार था। और आखिरी ये कि अक्साई चिन में कैप्चर किया हुआ एरिया चाइना के हाथ में ही रहने दिया जाए। नेहरू ने इन 4 डिमांड्स का रिप्लाई 27 अक्टूबर को दिया और एक बार फिर से फ्रेंडली रिलेशंस का सजेशन दिया और साथ ही 8 सितंबर 1962 के पहले की बाउंड्रीज पर रिटर्न होने को कहा। यानी नेहरू ने जाओ के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इसके चलते 14 नवंबर को फिर से वॉर रिज्यूम हुआ। 19 नवंबर तक चाइना अपनी क्लेम की हुई सभी लाइंस तक पहुंच गया और 21 नवंबर को चाइना ने एक यूनिलैटरल सीज फायर अनाउंस कर दिया। वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि चाइना ने अपने बॉर्डर सिक्योर करने के ऑब्जेक्टिव को हासिल किया, यानी अक्साई चिन अब चाइना के डे फैक्टो कंट्रोल में था। अक्साई चिन की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी चाइना के हाथ में आ गई, जो कि आज तक दोनों कंट्रीज के बीच डिस्प्यूटेड बनी हुई है। वॉर के बाद इंडिया ने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को अबैंडन कर दिया। दोस्तों, ये पॉलिसी 1961 की बिगिनिंग में इंट्रोड्यूस की गई थी।
मिड 1961 में चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन टेरिटरी में पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया था, जिसे रोकने के लिए इंडियन डिफेंस ने चाइनीज ट्रूप्स की सप्लाईज को कट ऑफ करना शुरू किया ताकि वो वापस चाइनीज टेरिटरी में लौट जाएं। इस पॉलिसी को फॉरवर्ड पॉलिसी बोला गया। खैर, वॉर के बाद सीज फायर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में स्टेबलाइज की गई और आज तक इंडिया और चाइना की फोर्सेस इस लाइन के अक्रॉस तैनात हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये वॉर खत्म हुआ जिसमें चाइना ने इंडिया को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन ऐसे क्या कारण थे कि चाइना इंडिया को हराने में सफल रहा? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। Why did India suffer a setback in the battle? दोस्तों, इंडिया की हार के पीछे कई कारण थे। सबसे पहला तो ये कि इंडिया चाइना से कॉर्डियल रिलेशंस और हेल्थी डिप्लोमेसी मेंटेन करना चाहता था, जिसके चलते इंडिया ने वॉर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और इसी कारण मिलिट्री के सिर्फ 2 डिविजन्स को कॉन्फ्लिक्ट जोन में तैनात किया गया था। दूसरा रीजन था चाइना का सडन अटैक, जिसके चलते इंडियन आर्मी प्रिपेयर नहीं थे और सिर्फ 20,000 इंडियन सोल्जर्स ने 80,000 चाइनीज सोल्जर्स का सामना किया। तीसरा रीजन ये था कि इंडिया को किसी भी वेस्टर्न पावर्स जैसे यूएसए, यूके एटसेट्रा की हेल्प नहीं मिली थी। पुअर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इस हार का आखिरी कारण बने, जिसने सिचुएशन को और भी बिगाड़ दिया। और इस तरह दोस्तों 1962 इंडो चाइना वॉर की इस कहानी का अंत होता है। इस इंसिडेंट से इंडिया को क्या सीख मिली? सबसे पहली सीख ये थी कि डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। सिर्फ डिप्लोमेसी से नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जा सकती, उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी जरूरी है। यानी सुपर पावर बनने के लिए डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज ये कि वॉर सिर्फ वेपन्स और एमिनिशन से नहीं लड़े जा सकते, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी लड़ाई के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। यानी गवर्नमेंट को मिलिट्री में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग फॉरेन अलायंसेस बनाने की जरूरत थी, जिसके चलते फ्यूचर में होने वाली बैटल्स में वो आइसोलेटेड न रहें। दोस्तों, इस वॉर में डिफीट के बाद इंडिया ने अपनी सभी शॉर्टकमिंग्स पर अग्रेसिवली काम किया और आज इंडियन आर्मी दुनिया की टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज में से एक है, जो हमारे लिए गर्व की बात है।